मध्य प्रदेश शासन के मंत्री राम खिलावन पटेल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि अमृतकाल का पहला आम बजट एक लोक कल्याणकारी बजट है। मोदी सरकार ने अपने बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है। बच्चों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना एक स्वागत योग्य कदम है। 740 एकलव्य विद्यालयों के लिए 38,500 शिक्षक एवं सपोर्ट स्टाफ की भर्ती की जाएगी। युवाओं के लिए पीएम कौशल योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें देश भर में 40 स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी ग्लोबल स्किल पार्क जैसी परियोजनाएं प्रारंभ की जाएंगी, जिनसे स्किल्ड मैन पावर तैयार कर उनको रोजगार दिया जाएगा। 3 साल में 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रत्यक्ष लाभ का हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। ये ना तो चुनावी बजट है और ना तो लुभावना बजट है। ये बजट देश की बुनियाद को मजबूत करने वाला बजट है। जिस तरह से देश आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ चला है, विकास के पथ पर चल रहा है, उसकी मजबूती का बजट है। महंगाई पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। महंगाई उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही है। महंगाई दुनिया में सबसे कम महंगाई वाला देश हमारा भारत है और उन्हीं चीज़ों के दाम जरूर बढ़े हैं जिनमें हमारी आत्मनिर्भरता अभी तक तय नहीं हो पाई। हम कहीं न कहीं से हमारी निर्भरता किसी और के ऊपर है। जीएसटी का सरलीकरण नहीं किया गया इस बजट में, क्या कहते हैं? जीएसटी काउंसिल की जब सिफारिश होती है तभी उसमें ये सब कर सकते हैं और अभी तो जीएसटी का कलेक्शन इतना अच्छा है कि लगभग वो 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा पहुंच गया। रेल बजट जो अलग हुआ करता था, ये सम्मिलित बजट में रखा गया है। इसमें अलग कुछ नहीं। सम्मिलित बजट में रेल को बहुत फायदा हुआ है। अगर अकेला होता तो रेल में कोई इतना पैसा कभी आज तक नहीं मिला। इस बार 2,40,000 करोड़ रुपए मिला हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए, आधुनिक रेल बनाने के लिए शायद देश में पहली बार 9 गुना से अधिक बजट मिला है। मनरेगा का बजट जो घटाया गया, उस पर क्या कहते? मनरेगा के बजट में डिमांड के आधार पर होता है और जितनी डिमांड जो राज्य करता है उसको पैसा देने की केंद्र सरकार कोशिश करता है। उसमें पैसे की कोई कमी नहीं है और ये बात सही है कि मनरेगा का डिमांड अपने आप थोड़ा सा अब कम हुआ है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से भारत में 40,000 और उससे कम वेतन पाने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो अब वो पहले से ही उसमें दायरे में नहीं आते, छूट उनको मिली हुई है। तो सरकार ने इस बजट में लोगों की आमदनी बढ़ाने पर चिंता नहीं की, ऐसा क्या? देखिए, वेतनभोगी कर्मचारियों का अपना अलग एक वर्ग है। अगर उनको हम सोचें कि आम आदमी की तरह उनको हम सुविधाओं के साथ जोड़ें, जैसे कोई रिजर्वेशन का मामला आ गया तो फिर उसको 8 लाख की सीमा है। 8 लाख की सीमा से अगर ऊपर जाएंगे तो उनके बच्चों को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में भी होता है। कर्मचारी का अपना एक अलग वो है जिसमें से उनको महंगाई भत्ता मिलता है, उनको टीएडीए मिलता है, उनके वेतन वृद्धि होती है, उनकी पेंशन में, उनके बचत खाते में वृद्धि होती है। वो तो होता ही हमेशा। ये जानना चाहेंगे कि गरीबों की रोजमर्रा जो चीज़ें हैं उसमें क्या क्या बजट में ऐसा चीज़ें लेकर आई गई हैं जिनसे उनको फ़ायदा हो? गरीबों के लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त है कि उनको पेट भर भोजन मिले। तो जो अभी मुफ्त में अनाज देने की योजना चल रही थी उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। अब तक लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए सरकार ने अपने से खर्च किया। सिलेंडर और पेट्रोल एक बढ़ोतरी। दूसरा, उनको चाहिए घर। 66% प्रधानमंत्री आवास को और बढ़ा दिया गया। 100% लोगों को घर मिल जाएंगे। उनके घर में बिजली का मुफ्त कनेक्शन दिया गया है। जो नए घर बन रहे हैं उनको मिल रहा है। हर घर में हम पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचाने की तैयारी में है। हम उनको रसोई गैस दे चुके हैं। हम उनको दोनों टाइम का भोजन हो इसलिए मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड दे रहे हैं उनकी दवाई के लिए। गरीब के बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कर रहे हैं। आज मैं नहीं कह सकता हूँ कि आज़ाद भारत में पहली बार गरीबों के लिए कोई सरकार एक ऐसी आई जो पूरी हर बुनियादी ज़रूरत को पूरा कर रही है। सर, सीनियर सिटीजन की बात मैंने की कि सीनियर सिटीजन में बंद कर दिया सरकार ने, आपकी सरकार ने कुछ नहीं लाया। वहीं सांसद और विधायकों के लिए छूट अभी भी है, इस पर क्या कहना है? देखिए, सांसद विधायकों को कोई छूट नहीं है। सब नियम के दायरे में वो भी आते हैं। रेल यात्रा की और आपको रेल यात्रा की ये बात सही है कि सीनियर सिटीजन्स को पहले रेलवे में यात्रा करने में जो सहूलियत मिलती थी वो बंद कर दी गई है और इस पर सरकार पुनर्विचार कर रही है।